हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर यानी 1/10/2023 के सेकंड शिफ्ट में हुई एग्जाम का पूरा फुल लेंथ यानी पूरा 100 के 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ इसको अटेम्प्ट कीजिए और मेरे उत्तर देने से पहले आप लोग अपना उत्तर दीजिए और वीडियो के अंत में यानी पूरा वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग इसे चेक कीजिएगा कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं और उसके बाद से आप अपने आप को एनालाइज कर पाइएगा, क्योंकि सेट मारना अपने आप को जांचने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग कितना तैयार हैं बिहार पुलिस के एग्जाम देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवार को गीला नहीं करता है। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये है पारा। पारा क्योंकि इसका ससंजक बल असंजक बल से अधिक होता है। ससंजक बल असंजक बल से अधिक होता है, समझे। तो इसलिए ये नहीं भिगा पाता है कांच की दीवार को। दूसरा प्रश्न है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा की ओर गिर जाते हैं। इसे समझा जा सकता है। तो इसे समझा जा सकता है न्यूटन के प्रथम नियम से। न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा इसे समझा जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, ये एक वाक्य है। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं किस कविता की काव्य पंक्ति है। तो चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये आपका मैथिली शरण गुप्त के लिख एक्स एक्स से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त लिख एक्स से लिया गया है। अगला प्रश्न है, यह है सही क्रम से चुनना है। ये आपका दिया हुआ है और नीचे प्रश्न देना है, मैं पढ़ के बताता हूँ। सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, सही है। सांसद चुनाव के दौरान आते हैं, ठीक है। भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, ये इस तरह से है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। छठा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, हिंदी का प्रश्न है। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। पहले आप लोग मेरे से पहले आप लोग अपना उत्तर लगाइएगा, उसके बाद से मेरा सुन करके उसके बाद सही कीजिएगा या फिर लास्ट में सही कीजिएगा। तो आपका है ये तकनीकी, ये आपका शुद्ध वर्तनी है, याद रखिएगा। रामा, रामा सही रामा का सही पर्यायवाची क्या है, इसमें से चुनना है। रामा का सही पर्यायवाची क्या है। तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये इंदिरा। इंदिरा। अगला प्रश्न है 8, समानार्थी शब्द चुनिए वर्ण्य का। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये आपका है निषिद्ध। निषिद्ध, याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो इसमें से 9 नंबर प्रश्न का आपका इसमें से कौन सबसे विपरीत है। तो आपका है आपका सी, अपकर्षण। अगला प्रश्न हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, साँझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं। साँझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सी, गोधूली। गोधूली कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न में देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, ये है अशोक, ये बेमेल शब्द है। 12 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है। इस गुफा में गाय काल कवलित हो गया। इस गुफा में गाय काल कवलित हो गया। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा जौ। जौ इस गुफा में गाय काल कवलित हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 13 नंबर है, वाक्य के अशुद्ध भाग। वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो इसमें से 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा पिताजी मुझको नई कमीज। तो यहाँ मुझको नहीं, ये गड़बड़ है। तो आपको देख, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और इसमें तो नहीं है। तो यहाँ आपका ये प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा। देखिएगा आप लोग 14 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आपका देख रहे है, टू यंग मैन डॉट डॉट द टू यंग मैन डॉट डॉट द चैन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे। तो यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर कह रहा है कि वुमेन के नेक में से चैन छीना है। तो यहाँ क्या प्रश्न उत्तर हो जाएगा इसका। 14 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा भरना है ये पुल्ड, यानी टू मैन
पुल्ड द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे, यानी दो आदमी महिला के गर्दन से चैन खींचा और भाग गया। इसका ये अर्थ हो गया हिंदी में। अंग्रेजी में था वो। 15 नंबर प्रश्न है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच out of four alternative suggested, select the one which best express in the same sentence indirect indirect। तो ये शब्द दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका उत्तर कौन सा होगा इसमें से। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पर प्रश्न ही सैड, यानी पैसिव वॉइस में है। ही सैड लेट हरी कम विथ अस मदर्स, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ही टोल्ड हिम मदर्स टू लेट हरी कम विथ देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका ये उत्तर हो गया अंग्रेजी का। 16 नंबर प्रश्न है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ से करेक्ट स्पेल्ड, यानी इसमें कि सभी में 3 में तो गलत स्पेलिंग है, एक में सही हो तो सही चुनना है। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यह है फेबुलस। तो आप देखिएगा, आप फेबुलस सही है। फिर इन द ब्लैंक, यहाँ इसमें भरना है। तो क्या है, कनिष्का वाज इनिशिएटेड डॉट डॉट बुद्धिज्म बाय द बुद्धिज्म मॉन्क। तो यहाँ क्या भराएगा, तो आप लोग देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, इनटू। कनिष्का वाज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म बाय द बुद्धिज्म मॉन्क। तो याद रखिएगा आप लोग। 18 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट शब्द इसमें चुनना है इसके लिए। तो यहाँ आप हम लोग देखते हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है चुनना है, तो आई मस्ट रिप्लाइंग टू दिस लेटर इमीडिएटली। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यह है रिप्लाई टू दिस लेटर। रिप्लाई टू दिस लेटर आपका ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि कम समय में ये सेट पूरा खत्म हो जाए। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड आइडियम्स फ्रेज। यानी आइडियम्स फ्रेज एक दिया हुआ है यहाँ, थ्रू थिंक एंड थिन, ये एक फ्रेज है। तो इसका कह रहा है कि सही अर्थ कौन सा होगा, इसमें से चुनना है चारों में से। तो यहाँ पहले मैं पढ़ता हूँ आपको क्वेश्चन, आई विल ऑलवेज बी ग्लैडफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज शी हैज बीन विथ मी थ्रू थिक एंड थिन। तो प्रश्न ये है, इसका उत्तर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी। ये आपका इसका हो जाएगा इन बोथ गुड टाइम एंड बोथ टाइम। यानी देखो यहाँ ये इसका फ्रेज है, ये एक तरह से कहावत है, और इस कहावत का यहाँ अर्थ है इन बोथ, यानी अच्छे समय और बुरा समय दोनों में ये साथ रहते हैं। वो इसी का कहता है थिक एंड थिन टाइम। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, फ्रेम ए क्वेश्चन गेट टू गेट इन फ्लोइंग सेंटेंस फ्लोइंग आंसर। तो यहाँ देखना है आंसर क्या, ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजिन। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, नॉन ऑफ दीज एबव, यानी ये सही है। तो आप इसमें से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा आप लोग। 21 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन। ये शब्द है और इसका सिनोनिम्स यानी समानार्थी चुनना है। सिनोनिम्स का मतलब सरनाम समानार्थी चुनना है। तो ये इरेक्ट है और इसका समानार्थी कौन सा है, तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा रेज। याद रखिएगा आप लोग। 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है किस चीज पे, तो यहाँ पर दिया हुआ है, बताते हैं आपको, संवैधानिक प्रावधानों पर, ठीक है, परंपराओं और प्रथाओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और संवाद के अनियंत्रित पर। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें और ज्यादा बता दूं केंद्र राज्य संबंध के बारे में। अनुच्छेद, सबसे पहले भाग है आपका 11 में, भाग 11 में अनुच्छेद है आपका 245 से 255, और यह है विधायी संबंध। वहीं भाग 11 ही रहेगा और अनुच्छेद हो जाएगा 256 से 263, और इसमें हो जाएगा वित्तीय, सॉरी प्रशासनिक हो जाएगा, प्रशासनिक। और एक और हो जाएगा आपका 264 से 300, 264 से 300 अनुच्छेद है ये, और इसमें संबंध हो जाएगा आपका वित्तीय हो जाएगा, वित्तीय, समझे। तो ये आपका ये केंद्र राज्य संबंध के भाग 11 है, और 11 में 245 से लेकर के मोटा मोटी 300 तक ले
पूरा इसमें वित्तीय, प्रशासनिक और विधायी तीनों संबंध, केंद्र संबंध के तीनों इसमें दिया हुआ है। भाग 11 में और भाग 12 है, एक भाग 12 में है। भाग 12 में आपका है वित्तीय, ठीक है, भाग 12 में है वित्तीय। बाकी 11 में आपका आपका है विधायी शक्ति, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध भाग 11 में है। तो इस तरह से आप लोग देख लिए। अगला प्रश्न मैं बताता हूं आपको, एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है आपका है, सार्वभौमिक संसद की अवधारणा किस देश द्वारा ली गई है? तो सार्वभौमिक संसद की अवधारणा 23 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये इंग्लैंड से लिया गया है। वहीं फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो ये यूएस से लिया गया है। फंडामेंटल राइट के फंडामेंटल राइट हो गया आपका यूएसए और फंडामेंटल फंडामेंटल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य हो गया आपका रूस से लिया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है, एक मिनट, हाँ चले, हाँ 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो आपका है 24। ये 24 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 24 तिलियां है इसमें। और इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? अशोक स्तंभ को कब बनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी। और वहीं वहीं कहा जाए कि जो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग इसे कब अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा 22 मार्च 1957 ईस्वी को। तो याद रखिएगा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग, जिसे हम लोग अपना फागुन के बाद चैत से शुरू हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये भाईचारा। और ये लिया गया है कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। याद रखिएगा फ्रेटर्निटी भाईचारा कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं तो आता है अवशिष्ट सूची में। क्योंकि ये ऐसा चीज है जो भारतीय संविधान में जो 3 सूची दिया गया है, एक है संघ सूची, राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो ये तीनों विषय में से किसी में भी नहीं डाला गया है, इसीलिए आ गया ये अवशिष्ट सूची में आ गया। और अवशिष्ट सूची कौन देखता है? तो ये देखता है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार देखता है। तो आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यहाँ पे आ जाएगा 44। और 44 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक नागरिक संहिता, ये आपका इसमें है 44 नंबर में है। वहीं 40 नंबर में देखा जाए, 40 नंबर में तो यह होगा ग्राम पंचायत। और इसके बाद से आपको देखा जाए 48 नंबर, तो 48 नंबर में 48 के ए में है पर्यावरण, 48 के ए में है पर्यावरण। और इसके बाद से 49 में है, 49 में है आपका, सॉरी 49 में आपका ये सब अनुच्छेद बता रहा हूं मैं। 49 में है आपका स्मारकों का देखरेख करेगी केंद्र सरकार। तो आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के। तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी सदस्य हैं। 29 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। 65 वर्ष जो भी पहले हो जाएगा वो हो जाएगा, उसमें रिटायर हो जाएंगे। या तो 6 वर्ष रहेंगे या फिर 65 वर्ष रहेंगे, मतलब पहले जो पूरा हो जाएगा वो रिटायर हो जाएंगे। और कैग, ये जो इनको अंग्रेजी में कैग कहते हैं, CAG, कैग। और यह है कितना में? तो अनुच्छेद आर्टिकल 148 में है। और इनको नियुक्ति करता है कौन? तो राष्ट्रपति। तो आप लोग याद रखिएगा, इनको नियुक्ति करता राष्ट्रपति और संविधान के अनुच्छेद 148 में है। 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही है? भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगरपालिकाओं को प्रदान करती है, ठीक है ये। भारत के कैग CAG की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करती है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है, अनुसूची भाग 11 भाषाओं से संबंधित है। और चौथा नंबर है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका गलत है, क्या कहते हैं, कैग, ये गलत है क्योंकि यह राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति न कि प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है इनकी नियुक्ति कैग का।
और वहीं अनुसूची में 22 भाषा है, अनुसूची में ये 22 भाषा है, 22 भाषा, तो ये भी गलत है और ये ठीक है, ये ठीक है, यानी पहला ठीक है और अंतिम ठीक है, तो 1 4 ठीक है। तो 1 4 किस में है यहाँ पर, तो आपको दिख जाएगा 1 में, तो ये ठीक हो गया। ये 30 का प्रश्न का ये हो गया, उत्तर ये हो गया। तो 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है, तो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये अबुल फजल ने। अबुल फजल ने कहा था कि ये एक धर्म है, और इस दीन इलाही की स्थापना, दीन इलाही की क्या कहते हैं, हाँ, दीन इलाही की स्थापना यहाँ पर किया गया था 1582 में, 1582 में किया गया था दीन इलाही की स्थापना। और एक और आता है इबादत खाना, इबादत खाना, तो इसका किया गया था 1575 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, इबादत खाना हो गया 1575, और दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था, तो याद रखिएगा लोग। 32 नंबर प्रश्न है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन है, तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं, ये उत्तर है इसमें से। बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, यानी बांग्लादेश है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, तो ये आपका सी हो जाएगा, यह हो गया 1971 ईस्वी में, भारत द्वारा इनको आजाद कराया गया था। हाल में क्या स्थिति चल रहा है तो आप लोग जान ही रहे हैं। 34 नंबर प्रश्न है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपका चीन और ब्रिटेन के बीच। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, चीन, चीन और ब्रिटेन के। और एक और मैं फैक्ट बताता हूं, प्रथम प्रथम अफीम युद्ध हुआ था आपका 1800 1839 से 1842 तक, 1839 से 1842 तक हुआ था प्रथम, प्रथम, ये हो गया प्रथम, प्रथम अफीम युद्ध, और ये हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच में। वहीं दूसरा की बात की जाए, दूसरा, तो दूसरा हुआ था आपका 1856 से 60, 1856 से 60 के बीच में हुआ था। और इसमें इसमें चीन तो एक तरफ था ही, इसमें एक तरफ तो चीन था ही, और एक तरफ इंग्लैंड था, साथ में इंग्लैंड की तरफ से फ्रांस भी आ गया था, फ्रांस भी आ गया था अफीम युद्ध में, दूसरा अफीम युद्ध में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ दोस्तों। ये इस तरह का व्याख्या शायद ही कोई यूट्यूब पर करता होगा जो मैं कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस किसी पूजा करते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, मुख्य रूप से प्रश्न ये है। तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर जाएगा बी, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे, तो 36 नंबर प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका एकनाथ। और एकनाथ का जो वृतांत है ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों के 10वें गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब, 10वां नहीं, जैसे 10वें गुरु के बाद जो गुरु बने थे वो गुरु ग्रंथ साहिब बना था, तो उसमें इनका वृतांत और इनका जो विचार है एकनाथ शिंदे के, ये उसमें है एकनाथ, एकनाथ का। और ये महाराष्ट्र में मुख्य रूप से सक्रिय थे, याद रखिएगा आप लोग। 37 नंबर प्रश्न है, 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पई शहर को राख में दफन कर दिया था, तो 37 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, डी हो जाएगा, ये हो गया माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस। और ये आपका भूमध्य सागर के में है, भूमध्य सागर में है, और इटली देश के क्षेत्र में पड़ता है, तो आप लोग याद रखिएगा पोम्पई शहर। अगला प्रश्न है, पोम्पई शहर तो पुराना इटली का शहर था। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा गंडक नदी, और इसका गंडक नदी हो जाएगा। और 2000, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको, 2014 में डब्ल्यूटीआई के सहयोग से बिहार सरकार ने यह परियोजना शुरू किया था, गंडक में घड़ियाल प्रजनन परियोजना। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो 39 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये होगा कहलगांव, सॉरी कहाँ, हाँ यहाँ है, यह है बरौनी। और मैं एक और बता दूं, बरौनी की स्थापना जो ये आपका थर्मल पावर स्टेशन है, तो इसकी स्थापना हुआ था 1964 में, रूस रूस के सहयोग से, रूस और एक और देश है रोमानिया, रोमानिया
रूस रूस और रोमानिया के सहयोग से 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, एनटीपीसी बरौनी की। और ये इंडियन ऑयल का एक उपक्रम है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 40 नंबर। बिहार बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 में सम्मानित किया गया था? तो ये आपका ये उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। ये आपका सुभद्रा देवी। 41 नंबर प्रश्न है 41 प्रश्न है पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा है? तो 41 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये आपका बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन बनी है ये। 42 प्रश्न है मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएमपीए अनुपात क्या है? तो आपका 42 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। ये 3.9 है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे 44 नंबर प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न यहाँ है, ये ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? तो 43 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। जनसंख्या दबाव भारत में गरीबी के कारण है, ऐसा माना जाता है। 44 नंबर प्रश्न है शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो इसका उत्तर तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, पत्ती में भोजन बनता है। और इस भोजन का स्टोर कहाँ किया जाता है? तो आपका जड़ में। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो 45 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। यह है आपका रक्षक कोशिका द्वारा 46 नंबर प्रश्न है गन्ने का लाल सर यानी रेड रूट किसके कारण होता है? तो आपका 46 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी कोलेक्ट्रियम फॉल्कैटम। ये एक तरह का एक कवक है, मुख्य रूप से कवक है और उसका नाम है ये, तो आप लोग याद रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी जेके प्लोवे। याद रखिएगा जेके प्लोवे। 48 नंबर प्रश्न है कृषि बीमा योजना में शामिल है। तो 48 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। ये आपका ए और बी दोनों शामिल है। 49 नंबर प्रश्न है ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 49 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। ये है आपका सी सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयां उत्पन्न करने के साथ ही यह कारपोरेट घटनाओं को धन लाभ पुराता है। और ये सबका ये सब लागू किया था किसके द्वारा? तो यूएनडीपी और यूएनडीपी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो दिया हुआ है ये आयोग के द्वारा दिया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आप लोग याद रखिएगा। और ये कब से कब है? तो 2015 से 30 तक है। और इसमें सभी राष्ट्र को विकसित बनाना है और सारा 17 इसमें 17 गोल है। तो आप लोग याद रखिएगा कितने गोल है? 17 गोल है इसमें, याद रखिएगा आप लोग। 50 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? यानी कौन सा शहर ई कचरा रिसाइकलिंग कारखाना स्थापित करेगा? तो 50 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी। यह आपका बेंगलुरु। तो अगला हम लोग देखिए 51 नंबर प्रश्न है भारत और 5 आसियान देश अर्थात लाओस पीडीआर म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया और वियतनाम मिलकर इनमें से क्या बनाते हैं? तो इसमें से बनाता है आपका मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन। मेकोंग वियतनाम का नदी है और गंगा भारत की नदी है। और एक यातायात के लिए एक जलीय यातायात के लिए एक तरह का एक कॉरपोरेशन बनाया जा रहा है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 52वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो 52वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह अप्रत्यक्ष कर है। हम लोग देते हैं जो अप्रत्यक्ष कर है। 53 नंबर प्रश्न है डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज पर 2% राहत देगी। फुट एंड माउथ डिजीज ब्रुसेलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं को 100% टीकाकरण किया जाएगा। 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि गठन किया जाएगा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो 53 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। ये आपका 1 2 3 सही है, याद रखिएगा आप लोग। 54 नंबर प्रश्न है यूएनडीपी तैयार करता है इनमें से क्या तैयार करता है? तो यूएनडीपी तैयार करता है आपका
मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक ये आपको तैयार करता है कौन? तो यूएनडीपी। और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1965 में, सॉरी 1965 में यूएनडीपी की स्थापना हुआ था 1965 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कहाँ? न्यूयॉर्क कहाँ है? तो यूएसए में। तो याद रखिएगा यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यूएसए में। और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और ये इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न में देखेंगे 55 नंबर प्रश्न। नई सार्वजनिक कहाँ गया? हाँ, नई सार्वजनिक उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो 55 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग पहले देख लेते क्या क्या है इसमें। रणनीतिक क्षेत्र में शामिल क्या क्या है? तो परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और प्रतिरक्षा, परिवहन, दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम, कोयला व अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवा। दूसरा है सिर्फ एक सहकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट और को विलय निजीकरण बंद कर लिया जाएगा। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? तो 55 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये, केवल एक सत्य है और दो असत्य है। याद रखिएगा एक में कौन कौन था? तो एक में आपका ये सब है, एक में, क्योंकि यहाँ एक है और एक में ये सब है, तो याद रखिएगा एक सत्य है और दो असत्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ दिया हुआ आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो 56 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 तीनों सही है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करती है। तो 57 नंबर प्रश्न का थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा बी, याद रखिएगा 3 का गुणज में है, तो आप लोग याद रखिएगा। 58 नंबर प्रश्न रीजनिंग ही है। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा आपका ये, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कहाँ? ये उत्तर हो जाएगा आपका ए। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ इस तरह से है, 3 का क्यू हो गया 81 सामने में दिया हुआ है, 3 का क्यू हो गया, इसके सामने में 3 का क्यू 81 है। तो इस तरह से 9 का क्यू, 9 का 4 हो जाएगा, फिर 9 9 का 4 9 का 4 आपका इतना हो जाता है, इतना। तो उस तरह से 9 इसका 9 ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, JHQSXL और एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उपरोक्त क्रम में ही सही हो, उपरोक्त क्रम में ही बैठा हो। जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, एक्स जे और एस के बीच में बैठा है, एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, वहीं एल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो क्यू दिस और क्यू और एच सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे निम्नलिखित में से कौन जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है? तो आप लोग एक बार अच्छा से इसको ठीक हल कीजिएगा, मैं इसका उत्तर बताता हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी एच। 60 नंबर प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सी दो संख्याओं का आपस में बदलना होगा? तो 60 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, आप लोग हल कीजिएगा, ए है इसका उत्तर, आप लोग ध्यान रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न, दी गई आकृति में से उस आकृति की चुनिए जो प्रश्न आकृति को पूरा करता है। तो यानी देख लीजिए, एक इस तरह से आया, एक इस तरह से गया है, वहीं ये इस तरह से गया है, तो यहाँ भी इस तरह से जाना चाहिए। तो इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ये इस तरह से जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर प्रश्न है, ये एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की ऊंचाई पर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो यहाँ इस तरह से आप लोग हल कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई हो जाएगा h, और यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ करेंगे 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 80/h, और इसको आगे लाते हैं तो 10 60 का मान हो जाता है √3 बराबर हो जाएगा 80/h, और इसको इस तरह से तिरछा गुना करेंगे तो h बराबर हो जाएगा आपका 80/√3, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें से कौन 80/√3 मीटर? तो ये आपका ये हो जाएगा 62 नंबर क्या ये हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। 63 नंबर प्रश्न है, 63 नंबर प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूँ, आप लोग इसको हल कीजिएगा।
इसका उत्तर है आपका सी, ये आपका 1/2 है। तो आप याद रखिएगा। 64 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है, उस मैदान की लंबाई 40 मीटर, तो उस मैदान की चौड़ाई क्या होगी? तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक है। आप लोग इसका उत्तर, इसको हल कीजिएगा। मैं हल करूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये, आप लोग हल करके अपना सही कीजिएगा। 65 नंबर प्रश्न है। एक त्रिज्या R और R2, एक त्रिज्या R1 और R2 वाली दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग त्रिज्या R वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसमें से उसका सेट करना है, फॉर्मूला से इक्वेशन सेट करना है। तो 65 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये आपका ये है R² 1R, वहीं R² R2 बराबर होगा R²। तो याद रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न है। 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है, जिसमें से 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने है। तो पांचवें लड़के का औसत उम्र क्या होगा? तो ये तो आसानी क्वेश्चन है। 5 का औसत उम्र हो जाएगा आपका 5 गुने 16, तो ये हो जाएगा 80। 80 वहीं कह रहा है 4 का है, चार लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीना। तो इसका हो जाएगा आपका 16 चौका 64 और प्लस हो जाएगा 1, 3 महीना, तो 4 से गुना करेंगे तो 1 वर्ष होगा, 65 हो जाएगा। 65, तो 80 में से 65 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 15। तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उत्तर ए। 66 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक मिश्रण को जिसमें एक मिश्रण के 729 ml में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। दूध और पानी का एक नया अनुपात मिश्रण बनाने के लिए 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये है कि एक मिश्रण है, कहाँ बढ़ रहा है, एक मिश्रण है और इस मिश्रण में कितना वॉल्यूम है? तो 729 ml है। और एक पानी और दूध का अनुपात कितना है? तो 7 और 2 है। तो इसको हम लोग कितना 7 दूनी 9 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 7 9 9 81, 8 9 72, ये हो जाएगा 8 और 1 81 हो जाएगा। 81 के अनुपात में है, तो इसको 7 से गुना करेंगे 81 और इसको 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ 2 है और एक और, क्योंकि 7 दूध का अनुपात तो 7 के साथ ही रह गया है। पानी यहाँ 2 है, पानी यहाँ 3 करना है, तो इसमें कितना और पानी मिलाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सही से बनाइएगा। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इसका 81 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक से बनाया गया है, तो इसलिए मैं बनाया हूँ। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर प्रश्न है। यदि x² माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा माइनस अल्फा एवं माइनस बीटा मूल्यों का वाला समीकरण क्या होगा? तो 68 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये आपका हो जाएगा ये। आप लोग बनाइएगा अच्छा से। 69 नंबर प्रश्न है। 69 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए, रेखांकित के अनुसार समीकरण को जोड़िए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, समानांतर। आप लोग अच्छा से बनाइएगा, मैं इसका उत्तर बताता हूँ। 70 नंबर प्रश्न है। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और शेष 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला है और उसी नीले भाग की लंबाई 3.1/2 cm है, तो पेंसिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको अच्छा से बनाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 70 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यह हो जाएगा 8 cm, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है। मूल्यांकन कीजिए, इतना इतना दिया हुआ है और आपको इसका निकालना है, हल करना है इसको। तो 71 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। अब हम लोग 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्यों भाग जाता है? हाँ, 72 नंबर प्रश्न है। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? किस संघ के पशु में संयुक्त पैर होते हैं? तो इसका हो जाएगा सी, ये हो जाएगा अर्थोपोडा में। अर्थोपोडा में संयुक्त पैर होते हैं और इनका रंगहीन रक्त होता है। इनका रक्त होता है रंगहीन रक्त होता है, याद रखिएगा आप लोग। और इसका उदाहरण आपको, अर्थोपोडा का उदाहरण हो गया आपका कॉकरोच और घरेलू मक्खी, याद रखिएगा। तो इसका उदाहरण है आपको अर्थोपोडा का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 73 प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ए, काउपॉक्स वैक्सीनिया कहा जाता है। और ये वैक्सीन है। वैक्सीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। और वैक्सीन को वहां, क्योंकि ये पश्चिम का शब्द दिया हुआ है लैटिन भाषा में और पश्चिम में दिया गया है, सबसे पहले काऊ के लिए ही वैक्सीन बनाया गया था, इसलिए वहां पर इस तरह का शब्द का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न, जीव के विकासवादी इतिहास को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो 74 नंबर प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका डी, जाति वृत्त। 75 नंबर प्रश्न है, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। तो 75 नंबर प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका सी, ये आपका अभिसारी विकास। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 76 में, वैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं। तो 76 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, छड़ के आकार के होते हैं। वैसिली बैक्टीरिया छड़ के आकार के होते हैं, याद रखिएगा। 77 नंबर प्रश्न है, खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी है? खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यह होगा हिल्सा। उसके बाद से मम्फ्रेट और मैकेरल, यह खाने योग्य मछली है, याद रखिएगा आप लोग। समुद्री मछली भी कह रहा है। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो सबसे कठोर धातु आपका है इसमें से 78 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका टंगस्टन डी, सबसे कठोर धातु यही है। और कठोरता मापा जाता है, कठोरता याद रखिएगा, कठोरता किस स्केल से मापा जाता है? तो ब्राइनल स्केल से मापा जाता है, याद रखिएगा। ब्राइनल स्केल से कठोरता मापा जाता है। और सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा है, लेकिन इसमें कह रहा है धातु तो टंगस्टन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? तो 79 नंबर प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका डी, लोहा अमलगम नहीं बनाता है, याद रखिएगा। 80 नंबर प्रश्न है, अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को डैश कहा जाता है, डॉट डॉट कहा जाता है, तो इसे बियर कहा जाता है, तो याद रखिएगा। 80 नंबर प्रश्न का उत्तर रहेगा बियर। अगला और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये अल्कोहल जौ से बनता है और बियर इसे कहा जाता है। वहीं वोडका भी एक दारू है, वोडका, और ये बनता है आपका आलू से वोडका बनता है। और वहीं अगर अंगूर से कहा जाए, अंगूर से क्या बनता है? तो रेड वाइन बनता है। और रम बनता है आपका गन्ने के शीरा से, तो याद रखिएगा। 4-5 फैक्ट मैं आपको बता दिया हूँ, ये सब कभी न कभी एग्जाम में आ ही जाएंगे। 81 नंबर प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 क्षय हो जाएगा कितने दिनों में? तो 81 नंबर प्रश्न का उत्तर है सी, 12 महीने, सॉरी सी यहाँ है 8 महीने में, 8 महीने में हो जाएगा, याद रखिएगा। 82 नंबर प्रश्न है, जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं डॉट डॉट के कारण, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। कहाँ गया? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हो जाता है। 82 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। 83 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो 83 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यह होगा फ्रेंसियम। फ्रेंसियम। वहीं अगर कहा जाए शुद्ध रूप से, तो सिंथेटिक कहा जाए तो आपका हो गया यूरिया। यूरिया है जो सिंथेटिक रूप से, जो सबसे पहले पूर्ण रूप से विकसित किया गया था यूरिया को, सिंथेटिक रूप से, याद रखिएगा आपको। और इसको किसने विकसित किया था यूरिया को? तो आपका सीबोर्ग ने, सीबोर्ग 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 नामक एक केमिस्ट थे जिन्होंने यूरिया का सबसे पहले सिंथेटिक रूप से विकास किया था। लेकिन यहाँ पर कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व है, तो ये आपका होगा फ्रेंसियम, तो याद रखिएगा। और यूरिया सिंथेटिक रूप से सबसे पहले पूर्ण रूप से सिंथेटिक रूप से सीबोर्ग ने विकसित किया था यूरिया को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो 85 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये आपका NH3 अमोनिया गैस होता है, NH3 अमोनिया गैस होता है। और इसका प्रयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है। और ये रंगहीन होता है, और प्लस बदबूदार भी होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, अमोनिया गैस रंगहीन होता है, बदबूदार होता है। 86 नंबर प्रश्न है, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है? तो ये आपका है टेफ्लॉन, बी नंबर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो इसमें तो मैं आपको बताता हूँ। 87 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 87 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, यहाँ है केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 एंटवर्प, 2 हो जाएगा ट्रांस्टे, और 4 आपका है हैम्बर्ग। तो ये सब आपका है जहाज निर्माण से संबंधित शहर है, याद रखिएगा आप लोग। और भारत में जहाज निर्माण कहाँ कहाँ होता है? तो आपका कोचिन, विशाखापट्टनम, तो 3 शहर में भारत में जहाज निर्माण होता है, आप लोग याद रखिएगा। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ लाल नदी से संदर्भ में है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के रूप में भी जाना जाता है। और नीली वादियों वहां पर, क्योंकि वहां पर पहाड़ी क्षेत्र में
नीली नीली बादल बन जाता है, इसलिए नीली वादियों का भूमि कहा जाता है असम को, याद रखिएगा। और लाल नदी जाना जाता है संदर्भ में, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे 89 नंबर प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? प्रथम है, अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। दूसरा है, वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का पारगमन शिविर के रूप में किया जाता है। 3 नंबर है, वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 89 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, तीनों सही है, 1 2 तीनों सही है। और वहीं वर्तमान में देखा जाए तो मैत्री 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 और भारती भारती ये दो चालू है वर्तमान में, याद रखिएगा। मैत्री और भारती ये दो चालू है, दोनों अंटार्कटिका में है, तो ध्यान रखिएगा। 90 नंबर प्रश्न है, 1 मिनट का, हाँ 90 नंबर प्रश्न है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है कहाँ? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। आर्कटिक है उत्तरी ध्रुव के निकट, और अंटार्कटिका है आपका दक्षिणी ध्रुव के निकट। तो इस तरह से अगला प्रश्न हम देखेंगे। हाँ, और अंटार्कटिका की खोज किसने किया था? तो आपका कुक ने किया था। जेम्स कुक जो तो नाविक थे, उन्होंने किया था अंटार्कटिका की खोज। अब हम लोग 91 नंबर प्रश्न है, 91 नंबर प्रश्न यहाँ आ गया। सूचियों को सूची से सम्मिलित करें और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुने। तो यहाँ दिया हुआ है आपका रेलवे जोन और मुख्यालय दिया हुआ है, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका मिलान करने के बाद इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। ये सही मिलान किया हुआ है, बी नंबर उत्तर, बी प्रश्न है जो ये आपका उत्तर सही है। इस प्रश्न का उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 92 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, द्वीप है, दमन एवं द्वीप है, याद रखिएगा आप लोग। 93 नंबर प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम है, यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं से क्षेत्र दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा हुआ है। अगला देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे छोटे असंबद्ध जिले हैं, ये भी देख लेते हैं। अगला 2 दिया हुआ है, दोनों में से कौन सही है? तो 93 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये आपका दोनों सही है। तो याद रखिएगा दोनों सही है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और 3 ओर से तमिलनाडु से घिरा हुआ है, और इसके 4 जिला है और चारों असंबद्ध है एक दूसरे से। अगला प्रश्न 94 नंबर है, वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? तो 94 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये गेहूं, याद रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न है, परावर्तन के नियम सत्य है। तो 95 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, ये सभी परावर्तक सतहों के लिए है, तो याद रखिएगा। 96 नंबर प्रश्न है, कौन सा बेहतर कंडक्टर है? कौन सा बेहतर कंडक्टर है इसमें से जो दिया हुआ इसमें से? तो 96 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये है आपका निकिल। इनमें से निकिल सबसे बेहतर कंडक्टर है। 97 नंबर प्रश्न है, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो 97 नंबर प्रश्न उत्तर हो जाएगा आपका बी, आभासी एवं आवर्धित। आभासी एवं आवर्धित होती है, याद रखिएगा। 98 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस संदर्भ में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, आयाम आयाम के संदर्भ में, आयाम के संदर्भ में। इस 99 नंबर प्रश्न है, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो 99 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक छवि निर्माण, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण के सिद्धांत पर काम करता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी क्या है? तो आपका हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहा जाता है। एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट होता है आपका, एक खगोलीय दूरी को कहता है एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, याद रखिएगा। और इस खगोलीय दूरी की सबसे बड़ा इकाई नापने की इकाई है आपका पारसेक। पारसेक पारसेक और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, याद रखिएगा। और उस प्रकाश वर्ष जो इससे छोटा है, और ये होता है 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, याद रखिएगा। और वहीं अगर किलोमीटर कहा जाए तो ये 15 की जगह पर 12 हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों, तो हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न देखे हैं। आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।